हेलो एवरीवन। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में दो टॉपिक फिनिश कर लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव नेचर ऑफ मैटर, डिब्रोगली वेवलेंथ। आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें हम लोग का पढ़ाई थोड़ा लिमिटेड है, लिमिटेड ओनली टू बोहर मॉडल। बाकी केमिस्ट्री में आप डिटेल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो आप। हम लोग को न्यूमेरिकल पार्ट जो बोहर मॉडल के थ्रू है वही पढ़ना है इसमें, तो हम लोग थोड़ा अपने आप को कंसाइज रखेंगे, टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे। शुरुआत में आप जानते हैं, आप लोग बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, थॉमसन हुए और बहुत सारे हुए जिन लोगों ने एटम कैसा होता है, एटम के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कैसी चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे घूमते हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए कोशिश किया। वहाँ हमारे लिए जो सबसे पहला नाम आता है हमारे पढ़ाई में वो रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड ने पहली बार एटम के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो काफ़ी हद तक आज भी सही हैं। उन्होंने, उनके सबऑर्डिनेट्स ने, जहाँ पे वो काम करते थे, उनके जो बाकी सबऑर्डिनेट्स थे, उन लोगों में कुछ लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसमें अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस ना, हीलियम का न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल कहा जाता है इसको। अल्फा पार्टिकल को वो थीन गोल्ड की फॉयल, पतली सी झिल्ली पर इन्होंने बम्बार्ड किया, हाई स्पीड से उसको छोड़ा, और बम्बार्डमेंट के बाद जो ये अल्फा पार्टिकल का जो इंटरेक्शन था उसके बारे में स्टडी किया। तो एक्सपेरिमेंट तो बाकी लोगों ने किया था, उस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था वो रदरफोर्ड को दिखाया गया। तो उन डेटा के हिसाब से, आधार पे रदरफोर्ड ने एक एटम की परिकल्पना की, सोच की कि शायद ऐसा हो, बिकॉज एटम तो कोई देखा नहीं था। तो उन्होंने डेटा के हिसाब से एक एटम का सोचा कि ऐसा कुछ एटम होता होगा। क्या क्या डेटा इनके लिए इम्पोर्टेंट था कि जैसे न्यूक्लियस रहा होगा, होता क्या था कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो जाके लौट आते थे, बहुत रेयर, ज़्यादातर सीधे चले जाते थे। ज़्यादातर पार्टिकल जो है वो सीधे क्रॉस कर गए, उसको बहुत कम लौट के आए, और बाकी सब थोड़ा थोड़ा एंगल को डेविएट कर लिए। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे मैंने ऑब्जर्वेशन यही था कि ज़्यादातर क्या थे, ज़्यादातर पार्टिकल्स क्रॉस कर गए, सीधे पार कर गए, है ना, सीधे पार कर गए। तो इससे कंक्लूजन निकाला गया कि शायद वो जो मेटल है उसके अंदर ज़्यादा पार्ट खाली है, वैक्यूम वॉइड्स है, ताकि उसे तभी निकल के पार किया होगा, ज़्यादा वॉइड्स का। और कुछ थे जो आए और यहाँ से थोड़े कुछ एंगल पे से भाग गए। तो एंगल पे भागे मतलब कुछ कोलिजन जरूर टाइप का हुआ होगा, और बहुत रेयर थे जो वापस भी लौट आए। तो इसी पर उन्होंने इन्हीं डाटा को समझ के थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि शायद इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मेटल है इसका ज़्यादा पार्ट खाली है, पहला बात। दूसरा बात, जब खाली है लेकिन मास तो है, ज़्यादा पार्ट खाली है तो लेकिन मास तो है, इसका मतलब मास कहीं कहीं होगा। भाई ऐसा हम अगर गोल्डन फॉयल देखेंगे तो हमको आर पार नहीं दिखेगा, बिकॉज वो मेटल है, बट हीलियम पार्टिकल्स वो छोटे हैं, उनके लिए वो पार कर गया। यानी खाली तो ज़्यादा है बट कहीं कहीं पर मास है। और सिंस ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं और लौट के आ गए, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ टकरा रहे हैं वो जो लौटने वाले पार्टिकल ऐसी जगह पर टकरा रहे होंगे जो खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा और फिक्स होगा, मास होगा। तो उसी चीज़ का नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया। न्यूक्लियस का नाम दिया गया कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप के हैं
जिनमें पॉजिटिव चार्ज है और सारा ऑलमोस्ट मास वहीं पे है, बिकॉज ज़्यादातर वॉइड था। तो एक तो न्यूक्लियस की ये एक सोच डेवलप हुई कि न्यूक्लियस कोई चीज़ होता है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी की वजह से जो अगर हेड ऑन कोलिजन जिनका हुआ वो तो लौट आए होंगे, और जो हेड ऑन नहीं हुआ वो रिपल्सन को अपने रास्ते से घूम गए, और जो बहुत वाइड से गुजरे वो सीधे चले गए। इसी को इस तरह से रदरफोर्ड ने समझाया। ठीक बात। अब जब ये बात कहा तो उसमें 2-3 बातें और आई, इसको वो लोग कैलकुलेशन में भी ले आए। हम लोग को इस पर 2 तरीके के न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक तो आता है कि अल्फा पार्टिकल कितना नज़दीक जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच, एक वो, और इस थीटा पर जो पार्टिकल गए, एन थीटा नंबर गए, एन पार्टिकल्स थीटा पर गए, उनका जो नंबर है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो हमको याद रखना है ये एन एन थीटा मतलब थीटा एंगल पर स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की नंबर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर साइन स्क्वायर पावर 4 थीटा बाई 2, साइन पावर 4 थीटा बाई 2। ये टर्म आपको याद रखना है, प्रूफ नहीं किया जाएगा, हम लोग को जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये टर्म याद रखें। ई क्या है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल, जिस मेटल पे बॉम्बार्डमेंट किया गया है उसका जेड। एटॉमिक नंबर मतलब एक्चुअली आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। और ई है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इतना बात जानते तो बहुत जानते हैं आप, एक तो ये बात जानते रहे, याद कर लीजिए। दूसरा चीज न्यूमेरिकल आता है कि ये जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है कितना नज़दीक जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। तो वो तो इससे मतलब ना आप तो उसको एनर्जी से कंजर्व करा देंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि ये इस पे जेड प्रोटॉन्स है तो इस पर चार्ज हो गया जेड इंटू ई प्लस जेड ई चार्ज हो गया। न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, तो टोटल इतना चार्ज हो गया। अब दूसरा कोई कहता है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से वी नॉट से फेंका गया, या एनर्जी कह देते हैं हम लोग कि ई नॉट से फेंका गया, ई नॉट एनर्जी से फेंका गया, तो हाउ क्लोज कैन इट अप्रोच, कितना नज़दीक जा सकता है। इस डिस्टेंस को ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल एनर्जी कंजर्व करा देना है। कैसे, यहाँ पे प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हो कितना, ई नॉट हो गया, और अभी ये दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। आप जानते होंगे दो अगर चार्ज है Q1 Q2 और बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 बाई R। ये फॉर्मूला आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। बट ये न्यूक्लियस की साइज इतना छोटा होता है कि उसकी तुलना में ये सेंटीमीटर मीटर ही इन्फिनाइट जैसा है, इसलिए इनके बीच में पोटेंशियल शुरू में नहीं ली जाएगी। तो पोटेंशियल शुरू में 0 रहेगी, पास में जाएंगे तो सिर्फ पोटेंशियल ही बचेगी, बिकॉज जाके रुकेगा फिर वापस आएगा नहीं, तो रुकेगा तो काइनेटिक 0 हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा K Q1, तो JD, ये न्यूक्लियस का चार्ज हो गया। इसका चार्ज होगा किसका, अल्फा पार्टिकल का, बोले ना हीलियम का +2 चार्ज है इस पर, तो 2+2 चार्ज होगा, यहाँ पर 2 ही चार्ज होगा अपॉन कितना D। यहाँ से आंसर आ गया आपका। सो D इक्वल टू हो गया K Z 2K ZE स्क्वायर 2K ZE स्क्वायर Z E स्क्वायर अपॉन E नॉट। इतना कम से कम क्लोज उसके आएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें जानना, रदरफोर्ड में हम लोग को ये 2 बातें जाननी है। अच्छा, अब
दो बातें। तीसरी बात कि रदरफोर्ड ने जब ये कहा कि भाई न्यूक्लियस है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज उसके एक पॉइंट पे है जिसको न्यूक्लियस कहा जाएगा, तो फिर लेकिन ये बात हुआ कि एटम तो न्यूट्रल चीज़ है, एटम तो कोई मटेरियल लेंगे उसका तो टोटल चार्ज 0 होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इस बात को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने कहा कि इसका मतलब शायद ऐसा होता होगा कि जो न्यूक्लियस है उस पर AZ चार्ज है और जो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स कई सर्कुलर ऑर्बिट में से घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे। ठीक है, किसने कहा? न्यूक्लियस पे सारा मास होता है, मेजर माने ऑलमोस्ट सारा मास न्यूक्लियस के पास होता है, और इलेक्ट्रॉन जिनका मास बहुत ही छोटा है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने ही कह दी थी। और ये भी कहा कि जो इस इलेक्ट्रॉन्स पे जो ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कूलॉम्ब फोर्स, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। दैट इज कितना? kZe इंटू ई, के Q1 Q2/r² कूलॉम्ब फोर्स, ये रेडियस r है, के Q1 Q2/r², दो चार्ज के बीच में फोर्स, दिस इज बैलेंस्ड बाय mv²/r। दिस इतनी बात तो रदरफोर्ड ने ही बता दी। कैसा होगा, ये होगा, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और जितना और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो घूम रहे होंगे, और इसीलिए एटम पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे हो गया, नेगेटिव चार्ज रेस्ट पे नहीं घूम रहा है, इसलिए टोटल चार्ज एटम का 0 हो गया, न्यूट्रल एटम हो गया। ये बात उन्होंने समझा दिया है। फिर इतनी, और ये फॉर्मूला भी कहा कि उसका घूमने की वजह ये होगा। इतना बात रदरफोर्ड का बात कंप्लीट होता है। लेकिन रदरफोर्ड में एक प्रॉब्लम बाद में आ गई, इसमें एक एरर क्या आ गया? एरर आ गया वही कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है सिर्फ, और अगर यूनिफॉर्मली चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बताता है। लेकिन अगर उसमें अगर एक्सेलरेशन हो गया तो उसमें से EM वेव एनर्जी के रूप में बाहर आती है। चार्ज में अगर एक्सेलरेशन हो जाए, दैट चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जैसा उसमें से एनर्जी निकलती है। तो बाद में लोगों ने आर्ग्यू किया कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, एंड आप जानते हैं सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, लगातार वेलोसिटी बदलती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सो दैट इलेक्ट्रॉन विल हैव सम एक्सेलरेशन, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड चार्ज मस्ट रेडिएट energy. So the energy of this electron will go on because it has to emit, you have to radiate energy, so its energy will go on decreasing, and of course its energy is also, उसमें kinetic energy half mv² भी है। So once its energy starts decreasing, speed will start decreasing, and then this centrifugal force घटना चालू हो जाएगा, और ये फोर्स तो बढ़ना चालू हो जाएगा, घटेगा तो पास खींचेगा तो फोर्स बढ़ना चालू हो जाएगा। तो स्पीड घटना चालू होगा तो ये धीरे धीरे ऐसा करते 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 स्पाइरल करते करते आके फिर एटम में टकरा जाएगा, और न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस और माइनस चार्ज मिलके फ्लैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो शायद इस तरह से इलेक्ट्रॉन का चलना पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज ऐसा चलेगा तो एनर्जी आप डिफाइन नहीं कर सकते। सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्या क्या हम यहाँ नहीं लिख नहीं रहे, आपसे बात कर रहे, यही बात आपको हम समझा दे रहे, आप अपने से लिखेंगे नहीं क्या कि सिंस द
since the electron revolves in a circular orbit, and so it has acceleration, so the electron should radiate energy in form of EM wave, है ना. And due to radiation of energy, its energy starts decreasing, and so does its velocity. So the centrifugal force gets weakened, and the electron as a spiral path follow करते हुए it collapses into the nucleus. So such a position, such a motion of electron is not possible, and hence this model is not feasible. So ये यहाँ पे आके इस मॉडल में गलती आ गई. तो उस गलती को सुधार किया किसने? रदरफोर्ड ने और नील्स बोर ने. तो बोर का हम लोग असली चीज पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो हम लोग बोर मॉडल पढ़ने जा रहे हैं. नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने इस रदरफोर्ड की पढ़ाई को आगे बढ़ाया. रदरफोर्ड बहुत सीनियर पर्सन थे, बट ये इस चीज़ को नहीं क्लियर हो पा रहा था. तो नील्स बोर ने इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया कि क्या क्या जो ड्रॉबैक है उसको थोड़ा सही करने की कोशिश करी. तो उन्होंने क्या कहा? नील्स बोर ने पहली बात कहा कि रदरफोर्ड सर ने सही बोला है कि न्यूक्लियस एक चीज़ है जो सेंटर पर रहता है और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं. ये सही बात उन्होंने बोला है. तो पहला बात तो उन्होंने वही बोला जो रदरफोर्ड ने कहा कि क्या सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ न्यूक्लियस एट सेंटर. ये सही है, एंड दैट फॉर्मूला भी सही है. kGd²/r² इज mv²/r. मतलब क्या हम कहना चाहते हैं कि जो पहला फाइंडिंग था रदरफोर्ड का, उसको उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं. नाउ ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द ड्रॉबैक जो आया, कि उसमें जो ड्रॉबैक हुआ उसको वो समझाने की कोशिश की. तो उन्होंने कहा कि ये ठीक बात है, हाइपोथेसिस है, बोहर की हाइपोथेसिस है, मतलब ऐसा उन्होंने माना. ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक बात है कि सर्कुलर ऑर्बिट सर्कुलर में चलने से जो है कि एनर्जी रेडिएट होगा, और एनर्जी रेडिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड घटेगा और वो फाइनली कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस में. बट कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि एक्चुअली समस्या कैसे सोचा उन्होंने, सोचा ऐसे उन्होंने कि जो ये रदरफोर्ड का मॉडल है, हम यहाँ से आर कटा दें तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ जाएगा kZe²/mv² आ जाएगा ना. तो उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है, तो होना चाहिए, लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर एक ही क्वेश्चन हमारे पास है तो फॉर एवरी वी देयर इज एन आर, और फॉर एवरी आर देयर इज ए वी. मतलब अगर कल को कहें कि न्यूक्लियस से 1 मीटर दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन था, आर के वैल्यू 1 पुट कर दें तो विल गेट सम वैल्यू ऑफ वी ऑल्सो. सो एक ही अननोन से एक ही क्वेश्चन से दो वी और आर दोनों कैसे सॉल्व होगा. ही थॉट ऑफ न्यू इक्वेशन. और कहा जाता है कि जो प्लानिटरी मोशन का पहले से पढ़ाई हो चुका था ग्रेविटेशन में, तो प्लैनेट के अराउंड चलते थे सैटेलाइट, तो उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता था. तो ही फोकस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कि ये जो सिंस ये फोर्स लग रहा है पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, सो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आगे जाकर उन्होंने सोचा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन. ये नया बात उन्होंने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट में चलने से एनर्जी का लॉस होता है, ठीक बात है, बट ऐसा हर जगह नहीं है. कुछ ऐसी ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन घूमे तो उसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और वो ऐसी ऑर्बिट होती हैं
जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इन फिजिक्स, इफ समथिंग इज क्वांटाइज्ड, दिस क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड, इट मीन्स दिस क्वांटिटी एग्जिस्ट इन ग्रेन्स, दाना दाना में ग्रेन्स, एंड सो दिस क्वांटिटी हैज ए मिनिमम वैल्यू। एक छोटा उसका एक पार्ट मिनिमम वैल्यू होगा, एंड ऑल सच बिगर क्वांटिटीज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉलर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ दिस स्मॉलर क्वांटिटी। सपोज वी से, जैसे घर में शुगर दाने होते हैं, इफ यू एज्यूम कि ऑल शुगर ग्रेन्स आर सिमिलर, तो चीनी के दाने हर एक जैसे हैं सभी, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एक मुट्ठी चीनी उठाए, कहते चीनी क्वांटाइज्ड है बिकॉज दाने दाने में है और उसका एक दाना फिक्स है, उससे कम नहीं ले सकते, और चाहे जितना उठाएंगे तो उसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। ऐसा कुछ एग्जिस्ट करे तो उसको बोलते कि ये चीज़ क्वांटाइज्ड है। तो उन्होंने क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट कहा कि वो सारी ऑर्बिट्स में तो एनर्जी का लॉस होता है, बट सारी ऑर्बिट ऐसी नहीं होती हैं। कुछ और ऐसी भी ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें अगर ये इलेक्ट्रॉन चले तो एनर्जी रेडिएट वो नहीं करता। उसको उन्होंने कहा उसको स्टेशनरी स्टेट्स कहा। उन ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट्स कहा, और उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम था mvr, that was quantized, and he wrote this to nh/2 pi। अब ये nh/2 pi कहाँ से उन्होंने लिख दिया, ये तो बोर ही जानते हैं और कोई दुनिया में कोई नहीं जानता, या फिर वो खुद भी नहीं जानते, बिकॉज ये कहा जाता है कि he was not able to prove this expression कि mvr इक्वल nh/2 पाई क्यों, यहाँ 4 पाई क्यों नहीं, या सिर्फ पाई क्यों नहीं, या पाई कहाँ से आ गया, है ना। बट दिस इज हाइपोथेसिस, और इसीलिए साइंस में these people, Einstein, Niels Bohr and all, are treated as God of physics। ये लोग भगवान के अगर साइंस में भी भगवान है, ये लोग भगवान है, बिकॉज आप ऐसी कुछ बात बोलते हो जो आपको प्रूफ नहीं है, बट आपने बोला वो सत्य हो गया। ऐसा तो भगवान ही करते, जो करे वो सत्य सही हो जाता है। सो दे आर गॉड ऑफ फिजिक्स, दे हैव नो प्रूफ फॉर दिस वन। ऑफ कोर्स बाद में डे ब्रॉगली ने इसका प्रूफ किया है, हम लोग विल टॉक, इसी पे बात करेंगे हम लोग। बट नील्स बोर को ही वॉज क्लूलेस एंड ही प्रपोजेस दिस थिंग। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा मतलब इसलिए मैंने गॉड की बात किया साइंस में, बिकॉज ऐसा देखा गया है कई बार हिस्ट्री में, साइंस की हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि कई बार कुछ पढ़ाई जा वहाँ रुक जा रही थी और उसके आगे कुछ समझ में नहीं आता था किसी को। सो एक पर्सन आता है, उसके बाद कुछ बोलता है, वो पढ़ाई थोड़ी आगे बढ़ जाती है, फिर दुनिया आगे बढ़ जाती है। तो वो लोग भगवान के रूप में वहाँ आए, है ना। जैसे नील्स बोर, आपने शायद फिनमैन का नाम सुना होगा, रिचर्ड फिनमैन भी कहते हैं, रिचर्ड फिनमैन, जो एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के, और नोबेल प्राइज भी अवार्डेड थे वो। तो उनसे एक बार उन्होंने अपने एक जो उनकी बुक्स है, उन्होंने लेक्चर्स इन फिजिक्स का बुक है, उसमें जो दूसरे जगह भी उन्होंने एक बात बोला है। उनसे पूछा, कहे कि अगर हमसे ही पूछे कोई, उन्होंने एक बड़ी बात लिखी है, लिखा है कि मान लीजिए ये जो पूरा यूनिवर्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ पे सब कुछ, और सभी रिलीजियस मैथोलॉजीज में ये कहा गया है कि ये सृष्टि एक बार समाप्त हो जाएगी। क्रिश्चियन में भी है कि हाँ वो जलमग्न हो जाएगा और एक आदमी आएगा बचाएगा, हिंदू में भी कि ऐसा होगा, और इस्लाम में भी ऐसा है कि एक बार इस सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो वो लिखते हैं कि अगर ऐसा सत्य है, अगर होना है, और गॉड मेरे से पूछे कि चलो ठीक है अभी तो सब कुछ ये वॉश होने वाला है, बट तुम्हारे एक विश मैं पूरा करना चाहता हूँ, तुम ऐसी कोई एक जानकारी बता दो जो तुमने खोज रखा है पढ़ाई में,
जो तुम्हारे इसके बाद जो नया वापस से सृष्टि बसेगी उसमें मैं पास ऑन कर दूंगा, उनको मैं बता दूंगा कोई एक जानकारी जो तुम अपने से खोजे, बताओ कौन सी जानकारी होगी। तो फिमेन कहते हैं कि ओ लॉर्ड आप ये बताइए उनको ये बताइए कि एवरीथिंग जो हम देख रहे हैं इज मेड अप ऑफ एटम्स, जिसके कोर में एक न्यूक्लियस रहता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं। आप इतनी बात सबको बता दीजिएगा, बाकी धीरे धीरे फिर लोग बाकी चीजें आके समझ जाएंगे। यही वाली बात, नील्स बोर वाली बात, कितना बात अगर पता चल जाए, ये यहाँ तक बात पता चल जाए, इसके आगे फिर हम साइंस को खड़े कर लेंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे क्या कर रहे हो? हम आप दोनों जानते कि आज ये बोर और ये सारा कुछ गलत है। बोहर थ्योरी में तो गलत है। आज बोहर थ्योरी गलत है ना, हम लोग भले कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग वी आर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ साइंस, कि हाउ someone thought about the existence of atom, nucleus, protons and electrons. So ये सोच थी शुरू की। आज ये सब थ्योरी गलत हो गई। ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ऑर्बिटल्स होते हैं, आप जानते हैं, वेव नेचर होता है। बट ऑफ कोर्स किसी ने ऐसा सोचा, तभी श्रोडिंगर और बाकी लोगों ने अगला, हाइजेनबर्ग लोगों ने अगला चीज़ सोचा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये इसलिए कहा गया कि इतना बात बोलना तो बड़ा अजीब बात था, इसके बाद तो दुनिया आगे बढ़ गई फिर से। चलिए वापस आएंगे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये दूसरा इक्वेशन, यही बोर का सबसे बड़ा योगदान था, उन्हें दूसरा ही चीज दिया, है ना, mvr इक्वल टू NH/2π। अब एक बात, एक और बात, तीसरा बात भी बोर ने कहा, 3 मेन पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया। कहा कि ये दूसरा बात समझ में आ गया। पहला तो रदरफोर्ड का कॉपी था, दूसरा था कि सारे ऑर्बिट में घूमने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करते। देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन को घूमने से वहाँ एनर्जी का लॉस करना नहीं पड़ता है, एंड दोज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स। और उनमें घूमने के लिए, वहाँ रहने के लिए एक शर्त है कि द mvr इक्वल टू NH/2π, दिस एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू n इज इंटीजर, h प्लैंक कांस्टेंट, 2π जानते हैं, सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा बात उन्होंने कहा कि अब जो स्टेशनरी स्टेट्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स चाहे तो उनको अगर बाहर से एनर्जी मिले तो एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में वो जंप कर सकते हैं। मतलब मान ली n=1 में था, n=2, n बढ़ाने से रेडियस बढ़ेगा, दूरी बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉपर एनर्जी मिल जाए तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है। ऐसा नहीं कि जहां है वहीं घूमना है, ये भी नई बात थी। जंप कर सकता है, लेकिन फिर वहां अगर ऊपर जाता है और नीचे खाली जगह रह गया तो वो वहां से वापस जंप करके नीचे आएगा। नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ेगा, और जब हाई लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो उतना एनर्जी वो एमिट करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, पार्टिकल्स, photons. So this was the third postulate, क्या कि electrons can jump from one stationary state to other। भाई ये तो होता ना कि घूम रहा तो वहीं घूमता रहेगा, ना ऊपर नीचे, ऐसा बात नहीं था, वो जंप कर सकते, ये अलाउड है। और जब लो एनर्जी से हाई में जाएंगे तो उतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे, और जब हाई से लो है तो उतना एनर्जी एमिट करेंगे, है ना। तो इतना आगे नहीं लिखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अदर। इफ लिख देते, इफ दे एब्जॉर्ब ए फोटोन एनर्जी। अब देखिए लाइट नहीं लिख रहे हम लोग, फोटोन लिख रहे हैं,
बिकॉज लाइट को आके इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होना है, और अब लाइट का वेवलेंथ तो बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इसलिए वही बात हो गई कि अब लाइट जिससे टकराना है लाइट को वो बहुत ही छोटा है, तो लाइट को आप वहाँ पर पार्टिकल मानेंगे। दे कैन electrons can jump from one state to another if they absorb a photon of energy equal to the energy difference between the states। ठीक है, ये तीन बात है मेन, इसी को बोहर पोस्टुलेट कहा जाता है। बोहर के तीन पोस्टुलेट्स हो गए, एक ये, दो, तीन। ठीक है, क्या क्लियर है आपको? तीन बातें हो, तीन बातें बोहर ने बताई, इसके हिसाब से हम लोग आगे उसका वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी सब निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जो बोहर ने जो बताया, अब इन दो इक्वेशन से हमारे पास v और r में दो इक्वेशन हो गए, हम वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी सब निकाल सकते हैं, वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग काम करते हैं, पहले रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। तो पहला इक्वेशन है k z e स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से r कैंसिल करा देते हैं तो r की वैल्यू आ गई, r इतना हो गया, और दूसरे में से v की वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं, v की वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा k जेड ई स्क्वायर अपान आर इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर। v हो गया एन एच अपान 2 पाई एम आर का स्क्वायर। देख रहे हैं, v की वैल्यू हमने वहां पुट कर दी, v की जगह पुट किया एन एच अपान 2 पाई एम आर। अब यहां से हमको r निकालना था, तो यहां पे देखिए r स्क्वायर होगा और एक r फिर कट जाएगा, यहाँ पर एक r इधर आएगा, तो फाइनली r इक्वल क्या आ जाएगा सर? एक m आएगा, देख रहे हैं, एक n स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर आएगा, और इधर आएगा 4 पाई स्क्वायर आएगा, है ना, एक m स्क्वायर आएगा, और नीचे k आएगा, और z आएगा, और e स्क्वायर आएगा। ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। चलिए, एक m से मान लीजिए एक m कट गया, और k की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा ये n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। ठीक है, सो r हो गया कितना? अब h कांस्टेंट है, ये मान लीजिए 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक पाई बच जाएगा, h m e एप्सिलॉन ऊपर चले जाएगा, सब कांस्टेंट है, तो ये एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये कांस्टेंट हुआ, इधर बचा n स्क्वायर अपान जेड। अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं सबका, इस सारी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है, तो इसकी वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। दिस बिकम्स फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यहाँ rn लिख देते हैं, n ऑर्बिट की संख्या है, जे n1 पुट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा होते जाएगा। तो ये फॉर्मूला होगा rn इक्वल 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। ये सब की वैल्यू पुट करके एंगस्ट्रॉम में निकाला गया। तो ये रेडियस आ गया। जब रेडियस आ गया तो हम सीधे यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। समझिए गए? अब आगे आप समझिए गए, यहाँ v निकालना था, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, एन एच अपान 2 पाई m
v इक्वल टू NH अपान 2πmr, 1 यहाँ बाई आर है, ठीक है, बाई आर। अब फिर यहाँ से r के वैल्यू सब यहाँ पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी हमको आप ऐसे याद कर लेना है, ये ऐसे याद रखिए आप लोग, ये आएगा z/n आएगा, या 2.1910 z/n मीटर पर सेकेंड। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, सी लाइट की वेलोसिटी c/137। जानबूझ के मैंने लिखा कि आपको अंदाज़ा लगे कितना ज़्यादा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का है, बहुत हाई वेलोसिटी है ना, 10⁶ बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए तो इस इतने हाई स्पीड पे तो वेव नेचर बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए तो बोर मॉडल में ये जो कूलॉम्स लॉ फोर्स लगा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ में, अब देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं कि नेट फोर्स इक्वल 0, तो न्यूटन्स लॉ एटम में थोड़ी लगता है, इसीलिए बोर मॉडल आगे फेल कर जाता है। और दूसरा ये वजह आया कि इससे करने से ये जो रेंज आ रहा है वेलोसिटी का, इस रेंज पे तो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो उसका पार्टिकल नहीं वेव नेचर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसीलिए वेव नेचर से सारा बोर मॉडल आगे पढ़ाया जाता है, वेव नेचर्स हम लोग को, लेकिन हम लोग बस यही पढ़ना है। तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, दो चीज़ें। एनर्जी लिखना चाहते हैं तो एनर्जी क्या क्या लिखेंगे, एनर्जी में लिखना होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों लिखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा सर हाफ m, ये vn का स्क्वायर, ये vn जो है अपना इसका स्क्वायर, और प्लस नहीं माइनस आ जाएगा k ZE इंटू ई अपान आर। ये समझे क्या, दो चार्ज अगर Q1 Q2 भाई बात हुआ था ही, r डिस्टेंस पे हूँ तो उनके बीच के एनर्जी का फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 बाई r। तो वही लिखा है, न्यूक्लियस जो है Jd है, इलेक्ट्रॉन E है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल एनर्जी हो गई। अब टोटल एनर्जी लिखने से पहले एक बात देखिए, ये वाली बात देखिए, ये देख रहे हैं के ZE स्क्वायर अपन R जो है mv स्क्वायर है, देख रहे हैं आप, इसका मतलब बताइए, ये देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब, और ये कितना है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, ये चीज हाफ mv स्क्वायर का mv स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव में है ना। तो हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, कि जो ये टोटल एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, फिर यहाँ से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, अभी वैल्यू पुट कर देंगे, और जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देख लीजिए यहाँ से, एक्चुअली kZD स्क्वायर इज 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जबकि असली में माइनस kZD स्क्वायर, एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, तो -2p लिखे के 2k, यानी टोटल एनर्जी कितना हो गया। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मॉड ही ये आपका टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं कितना, टोटल एनर्जी को और क्या लिख सकते हैं, अगर हम सीधा पोटेंशियल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का हाफ है, देख रहे हैं आप, हम पोटेंशियल का टर्म लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, के इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी से लिख सकते हैं। और पोटेंशियल लिखना, अगर हम इसको पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग के ई को। सो हम
दोनों के टर्म में हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल में भी काइनेटिक में भी। किसी एक का वैल्यू, जैसे हम अब टोटल एनर्जी का हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, हाफ माइनस ऑफ हाफ एम स्क्वायर, और वी यहाँ से हम लोग निकाले हुए हैं, वो पुट कर सकते हैं, है ना। फाइनली मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर इसकी वैल्यू पुट की जाए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की, तो ये आ जाता है -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ से? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये वी का स्क्वायर। अगर वहाँ पुट कर दे तो इतनी वैल्यू आ जाती है। तो तीन चीज़ें आ गई हमारी, रेडियस आ गया 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन में, वेलोसिटी आ गया c अपान 137 जेड बाई एन यानी 2.1910 पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड में, और ई एन लिखते हैं, ठीक है सर, एनर्जी हो जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तीन फार्मूला तो हम लोगों ने ऐसे प्रूव कर दिए। और एक और बात यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि जो ई एन है इट इज ये वाला, इट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्या या इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ ये पी है ना बालक, सो इट इज दैट इज माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। ये भी हम लोगों ने देखा। काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का हाफ है, और ये ई एन के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्म लिख सकते हैं। तीन बातें हो गई। अच्छा, कुछ यहाँ पे ये तीन फॉर्मूले का अलग से लिख लिया हम लोग, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो इसको फॉर्मूला में एक फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3, एक और फॉर्मूला सब लोग याद रखिए। आप हम तो मिटा दिए, आप देखे होंगे यहाँ पर जो वेलोसिटी आया था, रेडियस आया था, उसमें एक चीज़ याद करने लायक चीज़ होती है कि जो वेलोसिटी आएगा इलेक्ट्रॉन का, वो मास के उसमें मास नहीं आया होगा। हमने मिटा दिया, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था उसको चेक कर लीजिए, उसमें कहीं पर मास नहीं आएगा, एम नहीं आया, कट जाएगा। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी करता है प्रोपोर्शनल टू मास, और रेडियस में मास नीचे आया है, ये हम लोगों ने प्रूव किया है, आप देख सकते हैं, मास पर -1 नीचे आया है। एक ये चीज याद रखिए, और एक और चीज याद रखिए, टी स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आप काम आएंगे। तीन फॉर्मूला तो ये हो गया, ये तीनों चीज प्रूव किए हैं आपको। क्या वेलोसिटी में एक्सप्रेशन देखिए, उसमें मास आया ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी मास प्रोपोर्शनल आया है, और रेडियस में मास नीचे आया है, और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये किसी को याद आता है, केप्लर्स लॉ भी है, टाइम पीरियड एक बार घूमने में जो टाइम पीरियड और रेडियस का क्यूब के बराबर है। अगर किसी को नहीं पता तो क्या करना चाहेगा, टी कैसे निकालना चाहेगा, टी निकालेगा 2πr/v, टी इक्वल टू क्या, 2πr/v, है ना। और v की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, r में मत v की वैल्यू पुट कीजिए r के टर्म में, तो आप देख सकते हैं कि इस टर्म में आएगा, है ना। तो ये चीज आप याद रखिए, तीन बात है। अगला बात,
अब जरा जो ट्रांजिशन होगा उसके बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा, एक इसका क्या मतलब है, ये क्यों पढ़ाया गया? ये कुछ को आप लोग अजीब लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ाया सर, मास तो कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है सर, तो आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन का मास, क्या इलेक्ट्रॉन का मास बदलेगा, क्या आप ऐसा पढ़ा रहे हैं? तो नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग का जेई में यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग ढंग से पूछता है। हम लोग को क्या करता है कि कहता है कि आज इलेक्ट्रॉन की जगह पर दूसरा कोई पार्टिकल पाया गया, मान लीजिए जिसका मास इलेक्ट्रॉन के डबल है, तो उसके थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताइए, ऐसा। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है अभी हमारे यहाँ, तो उसमें बदल देते हैं लोग, उस पर घूमने वाले पार्टिकल को ही चेंज कर देते हैं और फिर फार्मूले पूछ लेते हैं हमसे, तो फिर वहाँ फंस जाएंगे हम, या लगेंगे फिर से सारी चीज़ प्रूफ करना, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको ये बात बताई गई है, जैसे क्वेश्चन कर लेते तब आगे बढ़ते, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। लिखिए क्वेश्चन, देखिए, इमेजिन an electron atom, sorry, imagine an atom with nucleus as proton, and a hypothetical particle double the mass of electron, but having same charge, double the mass of electron but having same charge, is revolving around the proton, is काट दे, revolving around the proton, ठीक। then find the radius, velocity and its energy in first excited state, ऐसे कर दिया क्वेश्चन। मैं करना चाहूँगा, ये फोर्थ कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ लिख देना है, यहाँ पर न्यूक्लियस एट रेस्ट, जो कि है भी, आप जानते भी है, जो हम लोगों ने प्रूफ किया है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन चल रहा था, न्यूक्लियस रेस्ट पे था। तो ऐसा हम मान के ही कर रहे हैं। एक्चुअली ये आगे जाके दिक्कत करेगा, क्योंकि हमने बताया नहीं, आपको पता होगा बोहर मॉडल का क्या लिमिटेशन है। सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम पे ही वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक आइसोलेटेड एटम। ये बात, बोहर मॉडल हर एक किसी भी एटम के लिए वैलिड नहीं है। बोहर मॉडल वैलिड होने के जरूरी है कि जो कि हम लोग किए हैं, ये नया बात नहीं है,
बात को आपके सामने पहली बार बोल रहे हम। अदरवाइज ने क्या बनाया था, एक न्यूक्लियस बनाया था, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बनाया था, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन बनाया था। तो और कोई तो कहीं चार्ज नहीं था, सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स लिखा गया था, एनर्जी सिर्फ उन दोनों के बीच का ही लिखा गया था। बट मान लीजिए उस एटम के बगल में दूसरा एटम होगा तो उसका भी तो फोर्स लगेगा। तो कहा नहीं, आइसोलेटेड एटम मतलब उस एटम के अलावा कोई और एटम ना हो और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता तो फिर कई जगह फोर्स और कई एनर्जी लिखना पड़ता। इसलिए बोहर मॉडल का सबसे लिमिटेशन बड़ा यही है कि इसी के लिए वैलिड है, ध्यान दें। और जो हम लोग ये फॉर्मूला लिखे हैं उसमें न्यूक्लियस को रेस्ट मान के किए, इसलिए हम यहाँ रेस्ट लिख रहे हैं। यही है फिजिक्स है। देखिए सेम चैप्टर फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो कभी तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं आईआईटी वाले, चाहे कोई कंपटीशन वाले, उसको फिजिक्स में भी रखते हैं और कंपटीशन में केमिस्ट्री में भी रखे हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों जगह अलग अलग फार्मूले, सेम फार्मूले सेम बातें वहाँ भी हैं। तो आखिर कुछ तो सोच के फिजिक्स में ही रखा होगा, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो फिजिक्स से ही सॉल्व होंगी, वो सामने आने वाले धीरे धीरे। हम ये एक्चुअली एक अलर्ट लिख रहे हैं। केमिस्ट्री में कभी न्यूक्लियस नहीं चलता, हमारे यहाँ न्यूक्लियस चलेगा। हम लोग ऐसा क्वेश्चन है जिसमें न्यूक्लियस मूव करेगा तब क्या करना होगा, इसकी पढ़ाई करेंगे हम। हमारे यहाँ दो एटम आके कोलिजन करेंगे तो पढ़ाई करेंगे। तो फिजिक्स में कुछ तो एक्स्ट्रा हो केमिस्ट्री से, वो बात है। तो हम अभी रेस्ट मान के चल रहे हैं। कब रेस्ट नहीं मानेंगे आपको हम आगे बताएंगे। चलिए तो अपना क्वेश्चन करते हैं। कहा कि जो घूमने वाला पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन का डबल है, तो वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी बताना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ से एक्साइट होकर ऊपर जाना। तो n इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, सो n इक्वल टू इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल 3 इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 का बताना है। तो n इक्वल 2 का रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको लिखना है। तो ये आपको अब हेल्प करेगा। फॉर्मूले यही लिखे जाएंगे, बस प्रोपोर्शनैलिटी से बदल देंगे। जैसे कहता है क्या, वेलोसिटी। कहता है वेलोसिटी घूमने वाले इलेक्ट्रॉन या जो नया दे रहे हो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी द रिलेशन फॉर वेलोसिटी विल रिमेन सेम। सो आंसर कितना होगा वेलोसिटी का, 2.1910 पावर 6 Z1/2 एंगस्ट्रॉम। जेड मतलब प्रोटॉनों की संख्या, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या। जेड एटॉमिक नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल, अगेन आई राइट, जेड इज क्या, एटॉमिक नंबर है क्या मतलब, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को ही जेड कहते हैं। तो यहाँ तो एक प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा था, जेड इक्वल टू 1 पुट कर दिए बालक, और एन कहा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल टू 2 पुट कर दिए। ये एंगस्ट्रॉम नहीं, क्या इतना मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से घूम रहा होगा। अब अगर रेडियस बताओ, रेडियस ही हो जाएगा। तो रेडियस में कैसे मास का फर्क पड़ता है, तो 1/, देखो कहाँ 1/m है, मतलब मास डबल होगा तो रेडियस हाफ हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया कितना, 0.53/2, तो पहले कर लिया हम लोगों ने। m के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास डबल हो गया उससे हाइपोथेटिकल पार्टिकल का, इसलिए रेडियस हाफ हो जाएगा, तो हाफ कर दिया हमने। बाकी वही n मतलब 2 का स्क्वायर बाई 1, दैट इज हो गया कितना, 1.06 एंगस्ट्रॉम। इतना रेडियस हो गया। कहीं एनर्जी लिखिए, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास है, मतलब एनर्जी अगर आपको घूमने वाले पार्टिकल का मास डबल हो गया तो एनर्जी डबल हो जाएगी। तो एनर्जी डबल कर लेते हैं, तो -2 ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड है 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो गया माइनस ना इंटू 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी हुई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब एक बात और आज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने कहा कि जो भी कह रहे थे आपसे कि देखिए फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, दोनों चैप्टर है, तो कुछ तो कंपटीशन वाला ऐसा कुछ करेगा ताकि आपको दोनों सब्जेक्ट अलग अलग टेस्ट समझ में आए। जैसे हम फिजिक्स में क्या करता है कि अभी जो बोहर मॉडल में हम लोग क्या किए कि जो कूलॉम फोर्स था वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था न्यूक्लियस अपनी तरफ, और वो बैलेंस करता था किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। बट फिजिक्स में क्या करेगा यही वाला, वो कहेगा कूलॉम फोर्स नहीं वैलिड है, नया ही कोई फोर्स डिफाइन कर देगा कि भाई जहाँ पर जो जहाँ पहले कूलॉम फोर्स लगा था उसकी जगह एक नया फोर्स को डिफाइन करेगा कि चलो भाई अब ये फोर्स लगेगा, तब रेडियस बताओ, तब वेलोसिटी बताओ, ऐसा चेंज करेगा। और ये सिर्फ फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, लिखिए क्वेश्चन एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन ही आपको दे रहे हैं, लिखिए सब लोग, कॉपी में नोट कीजिए। देखिए कि a particle of mass m rotates in circular orbit, rotates in circular orbit where potential varies as v equal to half kr²। देखिए हम करते हैं आपके साथ, पोटेंशियल वेरीज एज v इक्वल टू हाफ kr²। आगे लिखिए, इफ बोहर क्वांटाइजेशन conditions are valid, then find the dependence of the radius and energy dependence of radius and energy on the quantum number n, क्वांटम नंबर वही जो n जो अपना ऑर्बिट नंबर से क्वांटम नंबर कहा जाता है। आप देखिए ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, कैसे करना होगा। पोटेंशियल दिया सर, अब ये बात सबको पता होना चाहिए तभी हो पाएगा कि फील्ड होता है dV/dr, ये बात हमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आप पढ़ते हैं, अगर आप बात जानते हैं तो अब आप क्वेश्चन करना है। तो क्या करेंगे हम, अब कूलॉम नहीं लगाएंगे, अब पोटेंशियल से फील्ड निकालने का फॉर्मूला, फील्ड निकालेंगे, फील्ड से फोर्स होगा, अब वो फोर्स बैलेंस करेगा किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सो बोलिए, तो यहाँ से हो गया फील्ड इक्वल हो गया -k/2, डिफ्रेंशिएट करना r के रिस्पेक्ट में, इंटू 2r।
यानी ऐसा कट गया होगा माइनस के इंटू आर। माइनस मतलब आर वेक्टर के अपोजिट होगा। एक्चुअली ऐसा होता है, ये वेक्टर ऐसा होता है, आर कैप होता है वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, माने आर का अपोजिट फोर्स लगेगा, फील्ड लगेगा इस पर। तो ये ऐसे फील्ड लगना चाहिए, इससे मैग्नीट्यूड से मतलब है आपको। तो अब कहता है कि अब वो जो आपका जो जो इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m है, उस पर ऐसे फोर्स लगा है ना, तो उस पर इस पर इधर फोर्स लग जाएगा। कितना फोर्स, अगर फोर्स का फॉर्मूला जानते होता है Q इंटू ई, तो यहाँ फोर्स हो गया E इंटू ई, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E हो गया, इक्वल इधर हो जाएगा mv² बाई आर। देख रहे, ये नया बात पूछ लिया, यहाँ कुछ भी बदल के पूछ लेते बोलो। अब तो हो गया, सो वैल्यू पुट कर देते हैं, E इंटू के इंटू आर इक्वल टू mv² बाई आर। सो यहाँ से हो गया, हमको क्वांटम, हमको v पे डिपेंडेंस दिखाना है, v पर। तो यहाँ से हो जाएगा सर कितना, ओके ई इंटू, मतलब यहाँ से r² हो गया। सो वी कैन से राइट r प्रोपोर्शनल टू v हो गया, r² आएगा ना यहाँ पर, r² v² r प्रोपोर्शनल टू v हो गया। अब हमको v को हटाना है, तो हम जानते हैं होता है m, आपको है क्वांटम नंबर, आपको बोहर मॉडल वैलिड कराना है NH/2π। तो v हटाएंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, v हटाएंगे तो v की जगह क्या, यहाँ 1/r आएगा, आएगा ना। तो r प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा v के, अब v हो जाएगा n/r के। देख रहे हैं सब लोग, v यहाँ समास कांस्टेंट छोड़ते चले जा रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी निकालना हमको। सो यहाँ r नीचे आएगा, तो n और r, n और r होगा, तो इधर आ जाएगा, यानी r प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, n के, यानी r हो गया प्रोपोर्शनल टू n पावर रूट n के। यही पूछा था कि रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी तीनों पूछ सकता है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो r प्रोपोर्शनल टू होगा रूट n के, और v प्रोपोर्शनल उसी के है, इसलिए v भी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रूट n के, v प्रोपोर्शनल रूट n के हो गया। ठीक है, और हाफ mv² कर देंगे तो n पावर 1 आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसका n पावर 1 के बराबर आना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब अभी हम आपको ये दिखाना चाहे, v की प्रोपोर्शनलिटी आ गई, ये आंसर टिक कर लेंगे। हम ये दिखाना चाहते थे आपको कि ये जो फॉर्मूले हैं ये ठीक है, बोहर मॉडल है, बट फिजिक्स में इनमें मॉडिफाई कर देगा। यही फिजिक्स में, यही केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाएगा आपको ये पढ़ा के फिर आगे बढ़ जाएगा वहाँ पर, बट हम लोग यहाँ आके अलग ढंग से करेंगे। यहाँ पर हमने कहा कि मास बदल सकते हैं जो घूमने वाले पार्टिकल का, तो ये असर करेंगे, कूलॉम फोर्स की जगह नया फोर्स देगा तो ऐसे करेंगे, तो ये चीज़ें बदलेंगे। इसीलिए फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में, यही फिजिक्स में फ़र्क पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे बोहर मॉडल, अभी और इस पर क्वेश्चंस करेंगे। बोहर मॉडल हम लोग आगे अगले क्लास से पढ़ेंगे। आज यहीं पर रोकते हैं लेक्चर को, नेक्स्ट क्लास से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।